हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। पहले हम ये देखते हैं कि हम उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड फंक्शन यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। जो कंज्यूमर डिमांड करता है उसे क्या क्या चीज़ें, जो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें उसे इफ़ेक्ट करते हैं। आइए हम समझते हैं कि पहले डिमांड क्या होता है। डिमांड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिज़ायर, वांट और डिमांड में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। जनरली हम तीनों को सेम लेके चलते हैं। डिज़ायर होती है जब हम किसी चीज़ के लिए विलिंगनेस होती है, हम किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए। वांट होती है जब हमारे पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे हैं, परचेजिंग पावर है। डिमांड तब बनती है जब हम वो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं एंड हम वो चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं, वी आर विलिंग टू स्पेंड। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हमें सपोज़ कि हमें एक एलईडी टीवी लेना है हमारे पास, लेकिन मनी नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, डिज़ायर, इसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ मनी, फिर नेक्स्ट आता है जब हमारे पास पैसे आ गए, हमने पैसे कलेक्ट कर लिए, सेविंग्स हैं, उससे कुछ सेविंग्स कर ली, अब हम एलईडी टीवी ले सकते हैं। हमारी डिज़ायर भी है, हम लेना भी चाहते हैं और हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम एलईडी पे अपने पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, तो ये हमारी डिमांड नहीं है, ये है हमारी वांट। द डिज़ायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय एलईडी टीवी। डिज़ायर डिमांड तभी बनती है जब हम लेना चाहते हैं, अब हम एलईडी टीवी लेना चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, इनफ परचेजिंग पावर भी है और हम उस पर अपनी जो इनकम है उसे स्पेंड करना भी चाहते हैं एलईडी टीवी पे। अब हम समझ चुके हैं कि डिमांड क्या होती है। अब हम इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय ए कमोडिटी, कि एक कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, हम उस पर स्पेंड भी करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स में, तो हमें इसमें डिफरेंसेस बताने होते हैं। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। डिमांड होती है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मतलब अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ जो कंज्यूमर डिमांड करता है। प्राइस, जब प्राइस था एक्स कॉमोडिटी का 5 रुपीज़, तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 10 यूनिट्स। जब उसका कॉमोडिटी का प्राइस 5 से 6 हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया, लेकिन उसका बजट या इनकम तो सेम ही है ना, कांस्टेंट, तो वो अपनी डिमांड को कम करेगा, कम चीज़ें परचेज़ कर पाएगा, तो वो 80 यूनिट्स परचेज़ करेगा। जब और प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा 7 यूनिट्स पे, तो फिर वो कितनी यूनिट्स डिमांड कर पाएगा, ओनली 6 यूनिट्स। तो जब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस और डिफरेंट दिए होते हैं तो हम उसे बोलते हैं डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं कि स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी ही परचेज कर सकता है कंज्यूमर, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। पीएक्स जब 6 रुपये का प्राइस था तब कंज्यूमर ने 8 यूनिट्स डिमांड की, उसे बोलेंगे 6 यूनिट्स पे 8 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड की। ओके, अब हम डिफरेंस समझ चुके हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये एक ऐसा टेबल होता है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड की जा रही है प्राइस के अकॉर्डिंग, उसे एक टेबल में शो करना, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 तरीके का होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है जब एक कंज्यूमर एक डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर डिमांड करता है,
और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है जब काफ़ी सारे कंज्यूमर्स, जितने भी हमारे मार्केट में कंज्यूमर हैं, टोटल वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं और वहाँ पे उसके हम लोग साथ में रखते हैं कि कितने प्राइजेस पे वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या था, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इट शोज क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कैन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज़ परचेज करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये जो टेबल हमारे सामने शो हो रहा है इसे हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और जो टेबल से जब हम टेबल का डाटा यूज़ करके एक उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा बनेगा डिमांड कर्व। आइए ड्रॉ करके देखते हैं साथ साथ कि जब प्राइस था 1 रुपी तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, 4 यूनिट्स की। जब प्राइस उसका इंक्रीज़ हुआ तो कंज्यूमर ने कितनी डिमांड की, 3 यूनिट्स की। मतलब उसने अपनी डिमांड कम कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड उसने कम कर दी। क्यों? क्योंकि उसका बजट सेम है, इनकम सेम है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया। जब प्राइजेस 3 रुपी पर यूनिट हो गया तो उसने अपनी डिमांड और कम कर दी। ये हमें टेबल शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यही रीज़न है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ़्ट टू राइट। अब हम देखते हैं मार्केट शेड्यूल क्या होता है। मार्केट शेड्यूल होता है कि हमारी जितनी टोटल क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, जो जितने भी टोटल मार्केट में कंज्यूमर्स हैं वो परचेज़ कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। हम इसे समझने के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। हम उन दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड को जब ऐड करेंगे तो वो हमारी बनेगी मार्केट डिमांड। जब प्राइस था 1 रुपी तो ए कंज्यूमर 4 यूनिट्स परचेज कर रहा था और बी कंज्यूमर 5 यूनिट्स परचेज कर रहा था। तो मार्केट डिमांड कितनी बनी, ए प्लस बी, 4 + 5 = 9। इसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफ पे। जब हम सेकंड पे पहुंचते हैं, जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है 2 रुपी पर यूनिट, तब जब ए कंज्यूमर अपनी डिमांड थोड़ी कम कर देता है 3 पर यूनिट, 3 यूनिट्स परचेज कर रहा है, और बी जो कंज्यूमर है वो कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है, 4 यूनिट्स। और इन दोनों की टोटल डिमांड कितनी हुई, 3 + 4 = 7। अब हमें दिख रहा है, हमारे ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि हमारा पहले वाला जो ग्राफ था वो लगभग काफ़ी स्टीप था, उसके बाद में वो और ज़्यादा ब्रॉडर होता गया क्योंकि वो मार्केट डिमांड उसका एडिशन है ए प्लस बी का। अब हम देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सीबीएसई में ये चीज़ पूछी जाती है कि डिमांड फंक्शन बताइए और उसके डिटर्मिनेंट्स, मतलब उसके जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें हम कैसे। डिमांड फंक्शन हमें क्या शो करता है, ये हमें रिलेशन शो करता है कि डिमांड और उसके जो डिटर्मिनेंट्स या उसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे उस पर इफ़ेक्ट करते हैं या उनका क्या रिलेशनशिप है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है। ये dx = फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e। dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस है ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जैसे हम x कमोडिटी का लेके चल रहे हैं। pr क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। y होता है कंज्यूमर इनकम, t होता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। अब हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल डिमांड में इफ़ेक्ट करती हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारा फर्स्ट है ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। हमने ये चीज़ पहले भी हमारे डिमांड शेड्यूल में देखी है कि जो
प्राइस होता है कॉमोडिटी का वो हमेशा उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। टेकिंग दैट अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, मतलब जो बाकी उसके जितने भी डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। इन्वर्स रिलेशन कैसे? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो कंज्यूमर ने अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम करता गया। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ उसने वैसे वैसे अपनी जो डिमांड है वो कम की, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसने अपनी डिमांड ज़्यादा की। सेकंड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मतलब अगर रिलेटेड गुड का प्राइस में कोई चेंज आता है तो भी हमारा जो डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, उसको एक गुड की जगह हम दूसरी जगह चीज़ को दूसरे गुड को ले सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टी की जगह पे कॉफ़ी ली जा सकती है। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो कॉफ़ी वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे? टी की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। बॉल पेन एंड इंक पेन का भी हम एग्जाम्पल सेम ले सकते हैं। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, मतलब इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं, डिमांडेड टुगेदर। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रेड या बटर। ब्रेड के साथ बटर के भी प्राइसेस सेम होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि गुड्स दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, जो वो गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स का केस है तो वो अपनी डिमांड है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर इनकम कम होगी तो उसकी जो डिमांड होगी वो कम होगी। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? उनका नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे अगर उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी। क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मान लो उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ होगी। वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स फिर लेना प्रेफर करेगा ना। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम कंज्यूमर की एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर फैशन में चेंज आ रहा है तब भी उसके टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। क्लाइमेट की वजह से भी उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, मतलब वो क्या चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। नई इन्वेंशंस आएंगी तो वो उसकी तरफ ज़्यादा उन्हें डिमांड करेगा। तो बाकी चीज़ों को इक्वल लेते हुए those goods increases for which consumer develop strong taste and preferences। मतलब जिन चीज़ों का जिसके लिए उसके लिए फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगी, फेवरेबल होगा, उसके लिए वो ज़्यादा डिमांड करेगा। एक्सपेक्टेशंस। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशंस। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न कमोडिटी। मतलब अगर इन द नियर फ्यूचर कंज्यूमर देखता है कि जो भी वो गुड कंज्यूम कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी में या उसके प्राइसेस में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है इन द फ्यूचर, तो वो अपनी जो प्रेजेंट डिमांड है उसे चेंज करेगा। कैसे? अगर उसे लग रहा है कि नेक्स्ट आगे कुछ महीनों में, मान लो हम अनियंस का रेगुलर देखते हैं मार्केट में कि अगर अनियंस के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले होते हैं इन द नियर फ्यूचर, तो लोग क्या करते हैं? स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। स्टॉक कैसे करेंगे? उनकी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। तो उसकी प्रेजेंट डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उसको नियर फ्यूचर में लग रहा है कि उसके प्राइसेस हाई होंगे तो उसको लॉस होगा। इस वजह से आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। हमने आज इंडिविजुअल डिमांड के बारे फैक्टर्स, फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम मार्केट डिमांड फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कंज्यूमर पहुंचता है इक्विलिब्रियम में।
और डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट होता है, एक्सपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।